Hello, my dear student of Standard 7th. Welcome back once again. And today we will discuss question answer of chapter number 5, that is India's agriculture, industry and transportation. We already complete the explanation part and now we are going for the question answer. So without any delay, let's begin. Okay, so here is your question and it can be asked in your exam for 4 to 5 marks. So let me read the question first. What types of agriculture is practiced in India and which do you prefer and state the reason for your preference. So आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं. ओके, 3 क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन आर आस्क अबाउट कि इंडिया में कितने टाइप की खेती होती है. ओके, सेकेंड इज आस्किंग अबाउट यू कि जितने भी ये टाइप्स की आप जो बताओगे फार्मिंग उसमें से आप कौन सा प्रेफर करोगे और अपने प्रेफरेंस का आपको रीज़न भी देना पड़ेगा. तो पहले तो हम लोग वो टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं. ओके, आंसर. टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया आर नंबर 1 नॉर्मल और अनइरिगेटेड एग्रीकल्चर. तो पहले हम लोगों ने नॉर्मल कैटेगरी दी है और अनइरिगेटेड एग्रीकल्चर की कैटेगरी दी है. नाउ एग्रीकल्चर विच डिपेंड ऑन द रेन वाटर इज कॉल्ड द नॉर्मल और अनइरिगेटेड एग्रीकल्चर. जो खेती कंप्लीटली बरसात पे डिपेंड करती है उसको हम लोग कहेंगे नॉर्मल एग्रीकल्चर. ओके, अनइरिगेटेड एग्रीकल्चर. नाउ दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज फेल्ड एट टाइम्स एज द रेन इन इंडिया इज इरेगुलर एंड अनसर्टेन. ठीक है, ये इस टाइप की जो खेती होती है वो बहुत ही रिस्की होती है और इसके फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं. क्यों? क्योंकि इंडिया में आप लोग और हम लोग सब जानते हैं कि बरसात जो है वो रेगुलर नहीं आती है. इट्स इरेगुलर एंड अनसर्टेन. कब कितनी आ जाए वेल किसी को नहीं पता. पॉइंट नंबर 2 ड्राई फार्मिंग. ओके, अब ये ड्राई फार्मिंग क्या है, लेट्स सी. ड्यूरिंग मानसून वेयर द वाटर इज कलेक्टेड इन लो लाइंग एरियाज फार्मिंग इज प्रैक्टिस आफ्टर द लैंड गेट्स ड्राई. इट इज कॉल्ड ड्राई फार्मिंग. देखिए, बरसात होती है तो पानी की जगह इकट्ठा होता है और वो पानी की जगह बैठ जाता है. फिर धीरे 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 वो पानी पूरा का मतलब ज़मीन के अंदर समा जाता है और इसके बाद उस ज़मीन पे हम लोग जब खेती करते हैं तो उसे हम कहेंगे ड्राई फार्मिंग. ओके, wheat and gram are the grown in the winter in the Bhal region of Gujarat. This type of farming also failed at times as it is dependent on the rain. इस टाइप की खेती भी कभी कभी मतलब फेल हो जाया करती है. वेल रीजन इज़ वेरी क्लियर. अगेन ये भी बरसात पे डिपेंड करती है और ये ऐसी जगह पर होती है जहाँ पर यूजुअली बरसात बहुत कम होती है तो इसके भी फेलियर के चांसेस यूजुअली बढ़ जाते हैं. ओके, आई होप आपको पॉइंट नंबर 1 एंड 2 अच्छे से क्लियर हो गया होगा. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड द थर्ड पॉइंट, दैट इज द इरिगेशनल फार्मिंग. ओके, द लैंड वेयर द फार्म आर सप्लाइड with water by means of well, lakes, canal, etc. is called irrigational farming. This method is very important for the rabi crop. In India, irrigation farming is carried out on 30% of land. सी इरिगेशन फार्मिंग में क्या होता है, एक आपके खेत होते हैं उसमें आपको मतलब पानी मिल जाया करता है. पानी आपको कहाँ से मिलता है, या तो किसी लेक से मिलेगा या आपको कुएं से यानी वेल से मिलेगा और आइधर बाई आपको कैनाल से पानी मिलेगा, है ना. और इस टाइप की जो फार्मिंग होती है उसको हम लोग इरिगेशन फार्मिंग कहते हैं जहाँ पे मतलब फार्मर्स को जब ज़रूरत पड़ती है तब उसको पानी सप्लाई हो जाता है. ये मेथड रबी क्रॉप के लिए बहुत काम का है. ओके, रबी क्रॉप जो सर्दियों के सीजन में होती है. ओके, एंड खरीफ क्रॉप एक होती है जो हमारी बरसात के मौसम में होती है. दिस टाइप ऑफ अब ये जो इस टाइप की जो फार्मिंग है ना वो इंडिया के 30% एरिया पे कवर होती है. मतलब इंडिया का 30% ज़मीन ऐसी है जहाँ पे इरिगेशनल फैसिलिटीज अवेलेबल है, बाकी जगहों पे अवेलेबल नहीं है. ओके, अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, डेट इज कॉल्ड द प्लांटेशन. ओके, where certain crops are grown in the garden method and taken care as the garden, it is called plantation. ओके, तो यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि आपके जो कुछ क्रॉप्स हैं उसको हम लोग जैसे अपने बाग बगीचों में कुछ पेड़ फ्रूट्स वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, इस टाइप की जो गार्डनिंग टाइप की जो मेथड होती है ये जब प्रैक्टिस की जाती है तो इसे हम लोग प्लांटेशन कहेंगे. ठीक है, अब द गार्डन ऑफ द टी, कॉफ़ी, फ्रूट्स, फ्लावर, कोकोनट ट्री, रबर, सिंकोना, बीटल नट, एक्सेट्रा आर
कैटेगराइज अंडर दिस टाइप ऑफ फार्मिंग। तो इस टाइप की फार्मिंग के अंदर आप लोग चाय ग्रो कर सकते हो, कॉफ़ी उगा सकते हो, आपके फ्रूट्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, कोकोनट ट्री हो गए, रबड़ हो गया, एंड इवन सिंकोना, मुझे नहीं पता क्या है, बट बीटल नट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली ये 4 कैटेगरी के क्रॉप हम लोग ग्रो कर सकते हैं। इस टाइप 4 टाइप की खेतियाँ इंडिया में होती हैं। पहले जो दो हैं वो दोनों बरसात पे डिपेंड करते हैं, है ना। और उसमें क्या है कि साल में आप सिर्फ एक ही क्रॉप ग्रो कर सकते हो। दूसरे का रिस्क लेना यानी कंप्लीटली बरसात के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड हो जाता है, तो वो सही नहीं है। हाँ, थर्ड जो टॉपिक है डेट इज द इरिगेशन फार्मिंग, वो मुझे बढ़िया लगा, इवन फोर्थ भी अच्छा है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि मैं कौन सा मेथड सेलेक्ट करूँ, क्योंकि मैंने पहले क्वेश्चन का आंसर तो दे दिया है, बट हमारा प्रेफरेंस क्या है। वेल, नीचे आंसर लिखा हुआ है, आई लाइक इरीगेशन फार्मिंग बिकॉज इफ द रेन अराइव्स बिफोर और लेटर और लेस द क्रॉप विल बी टेकन बाई सप्लाइंग वाटर द फार्म विद द इरीगेशन इंस्ट्रूमेंट। चाहे बरसात टाइम पे आए ना आए, लेकिन हम लोग इरिगेशन मेथड से इजीली जब ज़रूरत पड़े हम लोग पानी ले सकते हैं, और ऑफकोर्स हमारा क्रॉप का भी नुकसान होने से हम लोग बचा सकते हैं, चाहे बरसात टाइम पे आए या ना आए। द इरीगेशन फार्म हैज़ प्रूव टू बी सक्सेस, और इरीगेशन फार्मिंग जो है वो एक सक्सेस रही है, ठीक है, इंडिया में, जहाँ पे हम लोग साल में मोर देन 1 क्रॉप इजीली ग्रो कर पाते हैं। सो अब मैं जब भी साइड में जाऊँगा समझ जाना मुझे यॉर्निंग आ रहा है। एनी हाउ, जस्ट अभी सो के उठाऊँ तो ऐसा होता रहता है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज इरिगेशन फार्मिंग। जस्ट नाउ अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसमें थर्ड पॉइंट था इरिगेशन फार्मिंग, सेम वे का वही है, ओके। बट फॉर द सेक ऑफ रीडिंग मैं रीड कर लेता हूँ। द लैंड वेयर द फार्म इज सप्लाइड बाई वाटर एंड बाई मीन्स ऑफ वेल, ओके, कैनाल, लेक्स एक्सेट्रा आर कॉल्ड द इरीगेशन एग्रीकल्चर। वहाँ पे इरीगेशन फार्मिंग था, यहाँ पे आपको इरीगेशन एग्रीकल्चर लिखना है। दिस मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रबी क्रॉप इन इंडिया। इरीगेशन फार्मिंग इज कैरिड आउट ऑन 30% ऑफ द लैंड। इरीगेशन फार्मिंग से आप इरीगेशन एग्रीकल्चर भी यूज कर सकते हो। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन इज वेरी सिंपल एंड सच काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम फॉर 2 मार्क्स। वेल, 3 and 4 है, वो भी 2 मार्क्स में ही पूछा जाएगा। तो पहले 3 नंबर डिस्कस कर लेते हैं, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। नेम एंड मेंशन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। ओके, देखो इंडस्ट्री कितने कितने टाइप्स की होती है आपको बतानी है, एंड आपको वो मेंशन भी करना है। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, ओके। तो इंडस्ट्री 3 टाइप्स की होती है। नंबर 1 कॉटेज इंडस्ट्री, नंबर 2 स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एंड नंबर 3 हेवी इंडस्ट्री। जी, मैंने आपको सीधा रेट करके समझा दिया, मैं तो आपको इन डिटेल भी समझा देता हूँ कि होता क्या है। कॉटेज इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री होती है यहाँ पे आपको पैसे बहुत कम खर्च करने पड़ते हैं। विद वेरी लो इन्वेस्टमेंट आप कोई भी मतलब ईजिली काम शुरू कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल आपके घर में पापड़ बनाने का, अचार बनाने का काम है, ये सब हम लोग ईजिली कैरी आउट कर सकते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी मशीनरी लगती है, थोड़े से वर्कर्स लगते हैं, और थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट इन लैक्स ऑफ रुपीज़ हो जाता है। मैंने आपको चैप्टर में जीन्स का एग्जांपल दिया था, जीन्स की फैक्ट्री आती है, कैसे उसमें जीन्स पैंटें बनती हैं, ओके। तो यहाँ पर एक मशीनरी चाहिए आपको जो आपका काम इजीली कर दे। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द हैवी इंडस्ट्री, जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी हैवी मशीनरी लगती है, जैसे कि आपका कार बनानी है, बाइक्स बनानी है, तो ऐसी चीज़ों को बनाने के लिए हमको हैवी इंडस्ट्री चाहिए, ओके। नाउ मूविंग टुवर्ड द फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज द नेम द टाइप्स ऑफ रोडवेज। तो इंडिया में कितने टाइप्स की रोडवेज है हमको वो डिस्कस करना है। सो देर आर 4 टाइप्स ऑफ रोडवेज। नंबर 1 विलेज रोड, नंबर 2 डिस्ट्रिक्ट रोड, नंबर 3 स्टेट हाईवे, नंबर 4 सॉरी फॉर डेट, नंबर 4 नेशनल हाईवे। सो विलेज रोड होती है गांव वाली, डिस्ट्रिक्ट रोड अगेन मेन डिस्ट्रिक्ट के शहर से सभी एरिया, सभी मतलब वो रोड मेन सिटी से कनेक्ट करती है। नंबर 3 होता है स्टेट हाईवे, जो स्टेट के कैपिटल को इम्पोर्टेंट सिटीज से इवन पोर्ट्स को कनेक्ट करता है। नेशनल हाईवे तो देश के इम्पोर्टेंट शहर, पोर्ट्स, कैपिटल्स को कनेक्ट करता है। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड द 5th 6th क्वेश्चन,
अगेन ये भी 2 मार्क्स में आ सकता है। वेयर इन इंडिया आर मेट्रो रेल कंस्ट्रक्टेड? वेल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें आप अहमदाबाद भी लिखोगे, जयपुर भी लिखोगे तो भी गलत नहीं होगा। रीज़न, क्योंकि जब ये बुक प्रिंट हुआ था ना, एट दैट टाइम इंडिया में सिर्फ दिल्ली एंड कोलकाता इज ओनली द 2 स्टेट जहाँ पे यूजुअली मेट्रो चला करती थी। बट नाउ इट इज़ बहुत सारी सिटीज़ में चल चुकी है। ओके, बट फॉर द सेक ऑफ द आंसर आप लोग दिल्ली एंड कोलकाता ही लिखो तो बेटर रहेगा। ठीक है, मेट्रो रेल आर कंसिडर्ड इन द सिटी, सॉरी नॉट कंसिडर्ड, कंस्ट्रक्टेड आना चाहिए, मे बी प्रिंटिंग मिस्टेक फ्रॉम माई साइड, कंसिडर्ड इन सिटी लाइक दिल्ली एंड कोलकाता इन इंडिया। ओके, नाउ नंबर 6, व्हाट इज ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री? ओके, आपको एग्जाम्पल के साथ बताना है। अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ अ फैक्ट्री, some machinery, some worker, and in which investment is more than the cottage industry. ओके, तो आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हम लोग उस इंडस्ट्री को कहेंगे जहाँ पे कुछ फैक्ट्री का पार्ट आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको कुछ मशीनरी भी देखने को मिलेगी, जहाँ पे कुछ वर्कर्स भी काम करते हैं और आपको थोड़ा बहुत पैसे का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तो उसको हम लोग कॉटेज इंडस्ट्री कहेंगे, जो यूजुअली सॉरी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहेंगे, जो इसमें इन्वेस्टमेंट कॉटेज इंडस्ट्री से ज़्यादा होता है। इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री टॉयज, टीवी, रेफ्रिजरेटर, प्लास्टिक आइटम्स आर प्रिपेयर्ड। ओके, नाउ अब जो क्वेश्चन आ रहा है डेट इज द क्वेश्चन नंबर 7, टी क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन द स्लोप ऑफ द माउंटेन ऑफ गिव रीजन। तो जो चाय होती है ना, जो टी होती है, वो माउंटेन के स्लोप पे आती है। ओके, मैं आपको थोड़ा ग्राफ के थ्रू समझाता हूँ। ये हो गया आपका माउंटेन, ठीक है, तो ज़मीन ऐसी होनी चाहिए, कैन यू एबल टू सी? ओके, एंड इसमें क्या होगा, पानी अगर ऊपर से बरसात गिरती है, सपोज ये बरसात गिर रही है, तो पानी इस तरफ डायरेक्शन में आराम से फ्लो करके निकल जाए, ऐसी अरेंजमेंट होनी चाहिए। और बरसात भी कैसी होनी चाहिए, रिमझिम बरसात होनी चाहिए, बहुत तो बड़े बड़े बूंद वाली जो हैवी बरसात होती है वो नहीं होनी चाहिए। ओके, लिटल शावर्स होने चाहिए। एंड ये जितनी भी ये ज़मीन अवेलेबल है ना, ये जितनी भी ज़मीन अवेलेबल है, इसमें पानी कहीं पे भी रुकना नहीं चाहिए। अगर पानी रुकता है तो वो टी के रूट्स में जाके उसको डैमेज कर सकता है। ओके, और इंडिया में टी जो है वो आसाम में, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड केरला में ग्रो होती है। ओके, आई होप आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा, तो मैं आपके लिए आंसर रीड कर लेता हूँ। टी क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन द स्लोप ऑफ द माउंटेन गिव रीजन। तो हियर इज योर फर्स्ट पॉइंट, स्लोप्स आर रिक्वायर्ड फॉर द टी क्रॉप्स वेयर वाटर फ्लो इजीली। तो हमको स्लोपी एरिया चाहिए, ओके, जहाँ पर टी क्रॉप ग्रो की जा सके और जहाँ पर पानी इजीली फ्लो कर सके। ओके, पॉइंट नंबर 2, लॉन्ग मानसून सीजन एंड द ब्रिक शावर ऑफ रेन इज मोर सुटेबल फॉर टी। तो जो झरमर रिमझिम बरसात आती है, वो सीज़न जो है ऐसी बरसात होनी चाहिए, और ये मानसून सीजन बहुत लंबा चलना चाहिए, तब टी के प्लांटेशन को बहुत ही बेनिफिट होता है और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टी क्रॉप अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। इफ़ वाटर लॉक्स इन द रूट्स ऑफ द ट्री प्लांट्स इट स्पॉइल द प्लांटेशन। अगर कहीं पे पानी इकट्ठा होता है, जमा होता है, और अगर वो पानी टी के जड़ों में जाता है, तो ये कहीं ना कहीं प्लांट को नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, एंड देयरफॉर टी क्रॉप आर ग्रोन ऑन द स्लोप ऑफ द माउंटेन वेयर वाटर फ्लो इजीली। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर लेते हैं। ओके ओके, सो हियर इज योर क्वेश्चन नंबर 8, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। देखो, अभी हमने ये देखा था कि जो 30% ज़मीन है ना इंडिया में, वहाँ पर इरिगेशनल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, बाकी जगहों पे इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो क्यों हम लोग चाहते हैं कि इंडिया का सारा लैंड इरिगेशनल हो जाए? ओके, और उससे हमको क्या बेनिफिट होगा, क्यों वो इतना इंपॉर्टेंट है, डेट वी आर सपोज टू आंसर इट। सो विदाउट एनी डिले लेट अस मूव फॉर द फर्स्ट पॉइंट। द मानसून ऑफ इंडिया इज इरेगुलर एंड अनसर्टेन। तो ये तो हम सब जानते हैं कि इंडिया का जो मानसून है वो कभी भी रेगुलर नहीं रहा है। जब किसान को बरसात चाहिए तब बरसात नहीं आती है। आप लोगों ने लगान मूवी देखी होगी, है ना, लगान मूवी, वो क्रिकेट वाली, जिसमें आमिर खान और सब लोग सोचते हैं कि बरसात आएगी, पर बरसात नहीं आती है। ओके,
एक तो इरेगुलर है, ऊपर से कई बार तो ये सर्टेन नहीं है कि वो आएगी भी या नहीं भी आएगी। ओके, पॉइंट नंबर 2, द मोस्ट ऑफ द एरियाज ऑफ आवर कंट्री द रेनफॉल बिफोर द लेट एंड मोर और लेस। तो अब इस टाइम में क्या होता है कि जो बरसात है ना वो कहीं कहीं पे क्या होता है लेट आती है, कभी कभी टाइम से पहले आ जाती है, कहीं पे ज़्यादा आती है, कहीं पे कम आती है, और जो आती है वो प्रॉपर टाइम, मतलब उसका कोई मैनेजमेंट ही नहीं है। ओके, पॉइंट नंबर 3, कॉन्सिक्वेंटली द लैंड कैन नॉट बी फुल्ली यूज फॉर कल्टिवेशन। इसलिए इंडिया का जितने भी खेत अवेलेबल है ना वो सारे हम लोग पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं कल्टीवेशन के लिए। पॉइंट नंबर 4, मोर देन वन क्रॉप कैन नॉट बी कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द ईयर। अब ऐसी ज़मीन जो पूरी तरह से बरसात पे डिपेंड करती है तो वो हम लोग उसमें साल में बस एक ही क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, और वो भी रेनी सीजन पे, क्योंकि रेनी सीजन में तो रेन आती रहती है। ओके, उसके बाद तो फिर वो 4 मंथ्स होते हैं जहाँ पे हम लोग एग्रीकल्चर कर सकते हैं, बाकी वो फार्मर सारे अनएम्प्लॉयड होते हैं, बस कोई काम नहीं होता है अपार्ट फ्रॉम द रेनी सीजन। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 5, द प्रपोर्शन ऑफ फर्टाइल लैंड एंड कल्टिवेशन इज बिग इन इंडिया। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के पास बहुत सारी ज़मीन है जहाँ पे अच्छे से खेती की जा सकती है। ऊपर से इंडिया की जो ज़मीन है वो उपजाऊ है। ओके, द क्लाइमेट इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एज द क्रॉप कैन बी कल्टिवेटेड थ्रू द होल ईयर। यहाँ का हर जगह पे आपको अलग अलग क्लाइमेट देखने को मिलेगा, इवन आपकी सॉइल का स्ट्रक्चर भी अलग अलग है, तो आप यहाँ पे वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स यानी बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप की क्रॉप्स ग्रो कर सकते हो। पॉइंट नंबर 7, द फार्मर्स ऑफ द कंट्री आर हार्ड वर्किंग एंड स्किलफुल। इंडिया के जो फार्मर्स हैं वो बहुत ही मेहनतू हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं, बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं, मतलब पसीना बहाते हैं। यू जस्ट आप लोग तो ठीक है, आप लोग भी, मैं घर पे बैठा हूँ आराम से पंखे के नीचे, बट छाया में, पर वो जो किसान होता है ना वो कड़ी धूप में, ओके, काम करता है। ठीक है, गर्मी लगती है सिरे पगड़ी उगड़ी बांधता है, पर वो बहुत ही मतलब पसीना बहाता है, बहुत ही हार्ड वर्क करता है। पॉइंट नंबर 8 पे आ जाते हैं। इन दिस सर्कमस्टेंसेस इफ द farm of winter through if the farms are winter throughout the whole year, plenty of production can be taken. फार्म आर अवेलेबल आना चाहिए। ओके, विंटर भी अवेलेबल हो तो अच्छी बात है। चलो, पॉइंट नंबर 8 ये कह रहा है कि अगर किसान अगर पूरे साल उसको पानी मिलता रहेगा तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वो क्रॉप ग्रो कर पाएगा और पूरे साल उससे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन ले पाएगा, है ना। सिर्फ हम लोग बरसात के मौसम में ही खेती नहीं करते, इसके अलावा बरसात के बाद जब ठंड के मौसम होते हैं तब वीट भी ग्रो किया जाता है। ओके, गर्मियों की भी अपने अपने क्रॉप्स होती हैं। तो अगर ऐसा हो जाए तो फार्मर्स को पूरे साल उसके पास खेत अवेलेबल रहेगा और वो बहुत सारा अनाज या फ्रूट्स है या वेजिटेबल्स है वो इजीली ग्रो कर पाएगा। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 9, द फैसिलिटी ऑफ इरिगेशन आर कॉन्स्टेंटली अवेलेबल ऑल ईयर। एग्रीकल्चर वुड बी एन इम्पोर्टेंट प्रोफेशन। और जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है ना वहाँ पे तो साल के मतलब 12 महीने आपके पास खेत अवेलेबल होता है, पानी अवेलेबल होता है, बस आपको आपके अंदर थोड़ा टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए कोई भी क्रॉप ग्रो करने के लिए। ठीक है, 10, फॉर टेकिंग क्रॉप थ्रू आउट द होल ईयर इन एग्रीकल्चर इरीगेशन इज मोर इम्पोर्टेंट इन इंडिया। ओके, तो अगर हमको पूरा साल बहुत ज़्यादा अनाज ग्रो करना है, बहुत सारे फ्रूट्स ग्रो करने हैं, बहुत सारे वेजिटेबल ग्रो करने हैं, तो इसके लिए हमको पूरा साल अच्छे से इरिगेशन फैसिलिटी देनी पड़ेगी। और अनफॉर्चुनेटली इंडिया के सिर्फ 30% खेत है जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी है। अगर इंडिया के 100% एरिया में इरिगेशन फैसिलिटी आ जाए देन हमको कभी भी किसी फार्मर की सुसाइड का सैड न्यूज़ सुनने को नहीं मिलेगा। ओके, सो फ्रेंड्स, आपको ये जो चैप्टर है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड आपको ये चैप्टर जो है आपको CW में भी कंप्लीट करना है। वेल, आई यूज टू सी कि स्टूडेंट्स जो है ना इंडेक्स प्रॉपरली मेंटेन नहीं करते हैं। ओके, देर आर सर्टेन स्टूडेंट जो क्वेश्चंस नहीं लिखते हैं, आपको लिखने चाहिए एंड इवन यू आर सपोज टू मेंशन द डेट ऑल्सो। जिस दिन आपके ग्रुप में PDF रखा जाता है उस दिन आपको ये लिखना है। अदरवाइज आपको अगर PDF नहीं मिल रहा है तो आप इस वीडियो को पॉज करो। से फॉर एग्जांपल आपने ये वीडियो पॉज किया, ओके, तो मैं चिपक गया था और आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ओके,
फिर जब मैं इमेज के इस पार्ट में आ रहा हूँ तब ऊपर वाला भी स्क्रीनशॉट लेके इजीली आंसर लिख सकते हो। ये मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताई हैं जिसके आप लोग इजीली कर सकते हो। एंड स्टूडेंट डोंट फॉरगेट टू कवर योर बुक्स प्रॉपरली, आप लोग उस पर स्टिकर लगाइए एंड बुक्स मेंटेन कीजिए, क्योंकि बाद में फिर एक साथ बहुत सारे चैप्टर लिखने होंगे तो आपको भी थोड़ा वर्कलोड फील होगा। तो टाइम टू टाइम अपने काम अपडेट रखिए, ठीक है। होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय एवरीवन।